नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुसमायोजन की अवस्थाओं के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर समायोजन और कुसमायोजन को समझने का प्रयास किया था, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुसमायोजन की अवस्थाओं के ऊपर। हम लोग अगर कुसमायोजन की अवस्थाओं के ऊपर चर्चा करें तो आपको जानकारी हो कुसमायोजन की कुछ अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण अवस्थाएं, या फिर ये कहूं कि कुसमायोजन की स्थिति में हमारे दिमागी उथल पुथल की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के अंदर हम एक एक करके कुछ अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। समायोजन और कुसमायोजन क्या होता है, इसको आप पिछले वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं। समायोजन के अंतर्गत हम परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं, तो कुसमायोजन में हम परिस्थिति के प्रतिकूल रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ढल नहीं पाते। मैं बताना चाहूँगा कि जब कुसमायोजन की अवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भग्नाशा की चर्चा करते हैं। भग्नाशा कहिए या जिसे कुंठा कहिए, और अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। आपने अगर हिंदी का शब्द नहीं सुना है तो अंग्रेजी का जरूर सुना होगा। कई बार हम ये शब्द काम में लेते हैं फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन कह दो, कुंठा कह दो, भग्नाशा कह दो। ये भग्नाशा जो है, ये भग्नाशा ये कुसमायोजन की एक स्टेज है जिसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा जो चर्चा करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व कहिए या जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपको दो चीजों के अंदर कोई एक चीज जब चुननी होती है, या फिर दोनों ही चीजें नहीं चाहते लेकिन उनमें से एक को फिर भी चूज करना होता है। जब आपके सामने दो ऑप्शन हो, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन हो, तो द्वंद्व पैदा होता है। उस समय हमारी दिमागी स्थिति हम द्वंद्व के नाम से जानते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग एक चर्चा जो करेंगे वो तनाव के ऊपर भी बात करेंगे। तनाव यानी अंग्रेजी के अंदर कहते हैं टेंशन। आपको जानकारी हो, हम इस टेंशन की चर्चा भी करेंगे, और टेंशन के बाद हम लोग दबाव की बात भी करेंगे। दबाव यानी कि स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव और तनाव के बाद में दबाव, दबाव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस। हम उस स्ट्रेस की चर्चा भी करेंगे, और स्ट्रेस के बाद हम लोग दुश्चिंता की बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जाइटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंग्जाइटी, दुश्चिंता। तो कहने का मतलब ये तमाम जो स्टेज है, एंग्जाइटी कह सकते हैं, दुश्चिंता कह सकते हैं, ये जितनी भी स्टेज है ये कुसमायोजन की अवस्थाएं है, और हम एक एक करके तमाम अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे। भग्नाशा या कुंठा क्या होती है, द्वंद्व क्या होता है, तनाव क्या होता है, दबाव क्या होता है, और दुश्चिंता क्या होती है। मैं एक एक करके आपको इन तमाम मुद्दों पर ले आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कुसमायोजन की ये सारी अवस्थाएं आखिर क्या है। और मैं बता दूं, ये जितनी अवस्थाएं है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से जुड़ी है, हमारे दिमागी उथल पुथल से जुड़ी हुई है। जब हम मेला एडजस्टेड होते हैं, जब हम परिस्थिति के अनुकूल ढल नहीं पाते, तो हमारा दिमाग किन परिस्थितियों का सामना करता है, उन्हीं परिस्थितियों को हमने कुसमायोजन की अवस्थाओं के रूप में इंडिकेट किया है। मैं सबसे पहले कुसमायोजन की जिस स्टेज पर आपको लेकर आ रहा हूं वो स्टेज है भग्नाशा। भग्नाशा कहिए या कुंठा कहिए, आप चाहे तो इसे भग्नाशा कह सकते हैं, आप चाहे तो इसे कुंठा कह सकते हैं। और अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन, ये भग्नाशा, ये कुंठा आखिर किस बला का नाम है, आपको ये यहां पर समझना होगा कि भग्नाशा, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन आखिर किस बला का नाम है। मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने जीवन के अंदर बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, बहुत सारी नीड्स होती है, हमारे अपनी इच्छाएं होती है, हमारी अपनी आकांक्षाएं होती है, हमारे अपने लक्ष्य होते हैं।
जब हमारी आवश्यकता के मार्ग में, हमारे लक्ष्य के मार्ग में, हमारी इच्छा पूर्ति के मार्ग में, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आता है, तो अवरोध आता है, तो अवरोध आने पर जो हमारा दिमागी असंतुलन होता है, हमारा मानसिक असंतुलन होता है, उस मानसिक असंतुलन को हम भग्नाशा बोलते हैं। आवश्यकता के मार्ग में अवरोध आने पर, लक्ष्य के मार्ग में अवरोध आने पर, आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में अवरोध आने पर, जब हमारा दिमागी इंबैलेंस की कंडीशन होती है, हमारी मानसिक असंतुलन की जो स्थिति बनती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम भग्नाशा कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा रहा हूं, लेकिन पहले आपको जानकारी हो, इस दुनिया में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। जैसे आज आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में साइकोलॉजी है, इसलिए आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, आपकी आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता के मार्ग में अगर कोई अवरोध आता है, तो क्या वो अवरोध भग्नाशा है? नहीं। अवरोध आने पर, लक्ष्य प्राप्ति में परेशानियां आने पर, हमारे जो दिमाग के अंदर उथल पुथल मचती है, हमारे दिमाग के अंदर जो व्यवधान आता है, उस व्यवधान की स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस व्यवधान की स्थिति को हम भग्नाशा कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले भग्नाशा आपको समझाऊं, मैं भग्नाशा के प्रकारों पर भी ले चलूंगा, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल भग्नाशा के बारे में आपको बताता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा की तैयारी करने के दौरान मान लो आपने बीएड भी कर रखा है, और बीएड के साथ में अब आप जो है रीट या सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका फॉर्म आपने भर लिया, आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा की तैयारी करने के दरमियान मान लो कोई सरकारी आदेश आ गया, और सरकारी आदेश में यह कह दिया कि बीएड आपने ग्रेजुएशन के बेस पे किया है, और जिस विद्यार्थी के ग्रेजुएशन के अंदर 50% से कम अंक है, उसकी बीएड वैलिड नहीं है। मान लो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं यह आदेश है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल बात, ये कह दिया कि जिसके बीए में 50% से कम अंक है, उसने भले ही बीए के बिहाफ पे बीएड किए, पर उसकी बीएड वैलिड नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन एक बार इस सरकारी आदेश के आते ही आपको लगा कि आप जिसकी तैयारी 6 महीने से कर रहे थे, आप उस परीक्षा के लिए अपात्र हो गए। अब उस अपात्रता में आपका कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में जो असंतुलन क्रिएट हुआ, यह आदेश भग्नाशा नहीं है, लेकिन इस आदेश के कारण आपके दिमाग में जो झंझावात पैदा हुआ, जो मानसिक असंतुलन पैदा हुआ, जो मेंटल इंबैलेंस पैदा हुआ, जो दिमाग के अंदर एक स्ट्रगल पैदा हुआ, उस स्ट्रगल को, उस इंबैलेंस को, उस झंझावात को हम क्या कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं। मैंने कहा कि बीए में 50% से कम अंक है, आप एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम के लिए पात्र नहीं है। आपको ये आदेश ने ही आपके लिए क्या क्रिएट कर दी? आपके दिमाग के अंदर जो मानसिक असंतुलन क्रिएट कर दिया, उस मानसिक असंतुलन को हमने क्या कहा? भग्नाशा कहा। उस मानसिक असंतुलन को हमने क्या नाम दिया? भग्नाशा का नाम दिया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो भी इच्छा है, हमारी जो भी आवश्यकता है, हमारी जो भी लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य के मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध आता है, तो अवरोध आने पर जो मानसिक असंतुलन की स्थिति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग भग्नाशा कहते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूं भग्नाशा के बारे में, मैं यहां पे कुछ बातें आपको जो है वो डिफाइन भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, लेकिन परीक्षा आपकी मान लो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद है, तो कॉपी में जब आप नोट डाउन करते हैं और उसको रिवाइज बार बार करते हैं, तो नो डाउट
वीडियो लेक्चर आप एक बार बहुत ढंग से सुन लेते हैं, उसके बाद उसको कॉपी में नोट करके नोट्स बना लेते हैं, और फिर वो नोट्स आपकी परीक्षा तक आपकी हेल्प करते हैं, और एक नहीं कई परीक्षाओं में वो नोट्स आपकी मदद करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि आवश्यकताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य, कुछ भी कह दीजिए, आवश्यकताओं के मार्ग में अवरोध कह दो, इच्छाओं के मार्ग में अवरोध कह दो, आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में अवरोध कह दो, लक्ष्य की पूर्ति के मार्ग में अवरोध कह दो, इनमें से कोई भी शब्द आप यूज कर लो, इनकी पूर्ति में अवरोध आने पर, अब वो अवरोध चाहे आपके कारण आए और चाहे आप उसके लिए दोषी ना हो, किसी और कारण से आए, अवरोध आने पर उत्पन्न मानसिक असंतुलन की स्थिति, उत्पन्न मानसिक असंतुलन, उत्पन्न मानसिक असंतुलन की स्थिति भग्नाशा कहलाती है। मानसिक असंतुलन की स्थिति भग्नाशा या कुंठा कहलाती है। फ्रस्ट्रेशन कह दो, भग्नाशा कह दो, कुंठा कह दो। तो भग्नाशा का मतलब क्या है कि जब आपकी आवश्यकता के मार्ग में, आपके लक्ष्य के मार्ग में, आपकी इच्छाओं के मार्ग में, आपकी आकांक्षा के मार्ग में तो कोई भी अवरोध आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो मानसिक असंतुलन होता है, उस मानसिक असंतुलन को हम क्या कहते हैं? उस मानसिक असंतुलन को हम भग्नाशा कहते हैं। मैं एक डेफिनेशन यहां पर बताना चाह रहा हूं, और महोदय कॉल्टर गुड की परिभाषा, महोदय कॉल्टर गुड, इन्होंने भग्नाशा को परिभाषित किया। भग्नाशा को हमने जनरल वे में अगर डिफाइन किया, भग्नाशा कह दो या कुंठा कह दो, इसको जनरल वे में हमने डिफाइन किया है, और इसको हमने कहा है कि आवश्यकता के मार्ग में, इच्छा के मार्ग में, लक्ष्य के मार्ग में, आकांक्षा के मार्ग में कोई भी अवरोध आए, वो अवरोध भग्नाशा नहीं है, मगर उस अवरोध के आने पर जो दिमागी असंतुलन है उसको हम भग्नाशा कहेंगे। कार्टर गुड ने कहा कि किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने पर उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को भग्नाशा कहते हैं। वही बात है, संवेगात्मक तनाव कह दो, मानसिक असंतुलन कह दो, एक ही चीज है। तो कार्टर गुड ने क्या कहा? कार्टर गुड ने यह कहा किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने पर, अवरोध आने पर, पूर्ति में बाधा आने पर उत्पन्न संवेगात्मक तनाव, उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को भग्नाशा कहते हैं। उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को क्या कहते हैं? संवेगात्मक तनाव को भग्नाशा कहते हैं। आप साथ साथ कॉपी में नोट भी किया करो, जब वीडियो लेक्चर देखो तो आपको परीक्षा तक पूरा याद हो जाएगा और रिवीजन करने में भी आपको मदद मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो लेक्चर देख लेते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स आप साथ साथ बनाया करो, नहीं तो वीडियो लेक्चर देखते समय रफ में लिख दो और बाद में पीडीएफ की सहायता से उसको फेयर कर लो, तो नो डाउट आपको इसकी मदद मिलेगी। परीक्षा तक कई बार आपका रिवीजन भी करने में आपको हेल्प मिलेगी। और जब भी कोई टॉपिक क्लियर हो जाए ना, उसके बाद 4-5 पेज खाली छोड़ा करो, ताकि जो कहीं किसी अतिरिक्त बुक से लिख दिया, एमसीक्यू से कोई सवाल नई चीज मिल गई, किसी गाइड से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते समय नया प्रश्न मिल गया, तो वो भी एक ही जगह नोट करो, तो रिवीजन फिर एक ही कॉपी का करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे एक विद्वान कैरॉल ने क्या कहा? हमारे एक महोदय कैरॉल, उन्होंने ये कहा कि किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में बाधा से उत्पन्न स्थिति को भग्नाशा कहते हैं। कोई अभिप्रेरक संतुष्ट हो रहा है, मतलब कोई उद्दीपक है, हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, कोई मोटिवेशन है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन संतुष्ट हो उससे पहले ही बाधा आ जाती है, तो बाधा उत्पन्न होने की उस स्थिति को भग्नाशा कहते हैं। ये महोदय कैरॉल ने कहा। कैरॉल ने क्या कहा? कैरॉल ने कहा किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में, किसी अभिप्रेरक, देखो परिभाषा साइकोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा नहीं भी पूछी जाए तो उससे अवधारणा को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अवधारणा नहीं समझ सकते, हमें साइकोलॉजिस्ट के रेफरेंस से समझना होता है।
तो किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में बाधा से उत्पन्न स्थिति, उत्पन्न जो मानसिक स्थिति है, बाधा से उत्पन्न स्थिति कह दो या मानसिक स्थिति कह दो, स्थिति को भग्नाशा कहते हैं, स्थिति को भग्नाशा कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं। मैंने ये दो डेफिनेशन आपको यहां पर बताई है। एक तो मैंने कार्टर गुड की परिभाषा बताई कि कोई भी इच्छा या कोई भी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के अंदर जब आपको कोई बाधा आती है तो बाधा आने पर जो हमारा संवेगात्मक तनाव, जो मेंटल इंबैलेंस है, वो भग्नाशा है। और दूसरी परिभाषा मैंने बताई कैरोल महोदय, कैरोल महोदय ने यह कहा कि किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा से जो संवेगात्मक स्थिति, जो इमोशनल कंडीशन पैदा होती है, उस इमोशनल कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस इमोशनल कंडीशन को हम भग्नाशा कहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। दो परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई है, इसको आप जहन के अंदर रखें, कार्टर गुड की परिभाषा और एक कैरोल की परिभाषा। लेकिन भग्नाशा के संदर्भ में मैं इस भग्नाशा को दो भागों के अंदर बांटना चाहूंगा। एक होती है बाहरी भग्नाशा और एक होती है आंतरिक भग्नाशा। देखो, बाहरी भग्नाशा और आंतरिक भग्नाशा यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई बाहरी भग्नाशा इसका मतलब दिमागी असंतुलन नहीं, कोई और चीज होगी, नहीं है। बाहरी भग्नाशा भी हमारा मानसिक असंतुलन है और आंतरिक भग्नाशा भी हमारा मानसिक असंतुलन ही है। लेकिन मानसिक असंतुलन पैदा किस कारण से हुआ है? अगर उसके लिए कोई बाहरी कारण दोषी है, मतलब हम खुद दोषी नहीं, कोई बाहरी कारण दोषी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भग्नाशा को हम क्या कहेंगे? बाहरी भग्नाशा। और भग्नाशा जो पैदा हुई उसके कारण हम मान लो, सपोज करिए हम खुद दोषी, हमारा इंटरनल रीजन कोई दोषी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसी भग्नाशा कहेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग आंतरिक भग्नाशा के नाम से उसको जानेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाहरी भग्नाशा क्या होती है और आंतरिक भग्नाशा क्या होती है। भग्नाशा का कारण या आवश्यकता के मार्ग में बाधा किसी भौतिक कारण से आ जाए, गर्मी सर्दी बरसात के कारण आ जाए, कोई वातावरण के कारण आ जाए, कोई कानून के कारण आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर के कारण आ जाए, सरकार के किसी आदेश के कारण आ जाए, तो वो भग्नाशा कैसी है? बाहरी भग्नाशा है। लेकिन अगर भग्नाशा के कारण हम खुद है, हमारे खुद के कारण, हमारे खुद के इंटरनल रीजंस के कारण अगर भग्नाशा आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो भग्नाशा कैसी होगी? वो आंतरिक भग्नाशा होगी। तो आपको जानकारी हो, भग्नाशा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक बाहरी भग्नाशा है और दूसरा कैसी भग्नाशा है? दूसरा आंतरिक भग्नाशा है। एक बाहरी भग्नाशा और दूसरा आंतरिक भग्नाशा। अब देखो, बाहरी भग्नाशा, मैं पहले भी कह रहा हूं, भग्नाशा तो अपने आप में मानसिक असंतुलन ही होता है, लेकिन वो मानसिक असंतुलन पैदा किस कारण हुआ, उसके आधार पे इसको बाहरी और आंतरिक भग्नाशा में बांटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाहरी भग्नाशा। बाहरी भग्नाशा का मतलब क्या हुआ? जब भग्नाशा का कारण, भग्नाशा का कारण कोई बाहरी हो, भग्नाशा का कारण, और भग्नाशा का कारण का मतलब क्या? आवश्यकता के मार्ग में जो अवरोध आ रहा है, वो अवरोध। देखो, भग्नाशा तो मानसिक असंतुलन है, लेकिन वो भग्नाशा किसके कारण आ रही है? या आवश्यकता के मार्ग में क्या अवरोध आ रहा है? आवश्यकता के मार्ग में क्या अवरोध आ रहा है? वो अवरोध यदि बाहरी है, वो अवरोध यदि बाहरी है, जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार का कोई कानून है, कोई सरकारी आदेश है, कोई भौतिक कारण है, जैसे सर्दी गर्मी बरसात, भौतिक कारण, ठीक है। कोई सामाजिक कारण, अगर हमारे आवश्यकता के मार्ग में बाधा आ रहा है, सामाजिक कारण कोई बाधा आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा वातावरण परिवेश, वो अगर बाधा बन रहा है, तो ये अगर इनमें से कोई भी कारण बाधा का काम करता है ना, तो वो भग्नाशा कैसी होगी? बाहरी भग्नाशा। लेकिन सपोज भग्नाशा का कारण हम खुद है, भग्नाशा का कारण हम खुद है, हम खुद का मतलब व्यक्तिगत कारण। अगर मैं व्यक्तिगत कारण की बात करूं, भग्नाशा का कारण हमारी व्यक्तिगत कमी है, हम इंडिविजुअल उसके लिए दोषी है,
भग्नाशय का कारण हमारे खुद की कोई व्यक्तिगत कमी अगर भग्नाशय का कारण है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कहेंगे कि ये किस प्रकार की भग्नाशय है? ये आंतरिक भग्नाशय है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बाहरी और आंतरिक दोनों भग्नाशय समझा रहा हूं, समझना इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे लगता है दोनों आराम से समझ लोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बाहरी भग्नाशय, देखो एग्जाम्पल रटने नहीं है, एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि बाहरी भग्नाशय क्या होती है, मुझे लगता है बाह्य भग्नाशय आपको आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे बाहरी भग्नाशय की बात करें, बाहरी भग्नाशय के अंदर आवश्यकता के मार्ग में जो अवरोध है, वो अवरोध किसी न किसी सरकारी कानून के कारण, किसी न किसी परिवेश के कारण, किसी सरकारी आदेश के कारण अगर भग्नाशय आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये भग्नाशय क्या है? बाहरी भग्नाशय है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक नहीं 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, आप ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। जैसे एक एग्जांपल, कोरोना पेंडेमिक का काल आया, कोरोना काल आया और कोरोना काल के अंदर दिवाली का मौसम आया और दिवाली के मौसम से 4 महीने पहले जो होलसेल पटाखा भंडार वाले लोग हैं, उन्होंने पटाखों का स्टॉक कर लिया। लेकिन दिवाली से ऐन 10 दिन पहले सरकार ने एक आदेश निकाला कि कोरोना पेंडेमिक के चलते पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। अब आप सोचिए, जिन्होंने 4 महीने पहले होलसेल में पटाखों पर लाखों का इन्वेस्टमेंट कर लिया और सरकार ने दिवाली के ऐन 10 दिन पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। अब पटाखे खरीदने वाले का क्या दोष है? कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने तो वो तो हर साल पटाखे खरीदता है और इस साल भी उसने पटाखे खरीदे। उसने अपनी दुकान पटाखों के स्टॉक से भर ली, लेकिन सरकार ने 10 दिन पहले कह दिया कि कोरोना की अगली लहर आ रही है और पटाखों की बिक्री, पटाखे जब बजेंगे तो बाजारों में भीड़ होगी, पटाखों की बिक्री पर रोक है। अब आप पटाखे बेच ही नहीं सकते, तो अब बताइए अगली दिवाली तक पटाखों का स्टॉक और वो पैसा लगा हुआ वो सारा फालतू गया। तो पटाखा, जिस व्यक्ति ने अपना सारा पैसा लगा दिया पटाखों का स्टॉक करने में कि इस बार अच्छे कमाऊंगा, अब वो पैसा उसका वेस्ट हो गया, ना तो वो दूसरा काम कर सकता है। और पटाखे इस मौसम में कौन खरीदेगा जब सरकार का आदेश है कि पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध है? तो अब आप सोचिए उस व्यक्ति के मन में जो असंतुलन पैदा हुआ, जो झंझावात पैदा हुआ, वो झंझावात कैसा है? वो बाहरी भग्नाशय है। जैसे मैंने कहा, देखो पर ये एग्जाम्पल पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए मैं इसको ग्राफिक्स मोड में लिख रहा हूं। पटाखे का व्यापारी है, दिवाली से 4 महीने पहले स्टॉक किया, दिवाली से 4 माह पहले होलसेल स्टॉक गोदाम में भर लिया। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए के पटाखे ले लिए। सरकार ने 10 दिन पहले आदेश दिया, दिवाली से, सरकार ने दिवाली से 10 दिन कह दो, 20 दिन कह दो, 25 दिन कह दो, 20 दिन पहले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश लगाया, आदेश निकाला। पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश निकाला। व्यापारी को मानसिक असंतुलन हुआ, व्यापारी मानसिक असंतुलन का शिकार हुआ। और अब आप बताइए उसकी आवश्यकता क्या थी कि करोड़ों के फटाके, 1 करोड़ के फटाके खरीदे तो 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाएगा। मतलब उसका टारगेट था कि मैं इस दिवाली तो 1 करोड़ कमाऊंगा ही कमाऊंगा और कोरोना की पूरी मंदी निपट जाएगी। लेकिन व्यापारी जो मानसिक असंतुलन का शिकार हुआ, इस मानसिक असंतुलन को कैसी भग्नाशय का? इसको बाहरी भग्नाशय। क्यों? क्योंकि असंतुलन तो दिमाग में हुआ, लेकिन इस असंतुलन का कारण उस व्यापारी के हाथ में थोड़ी था। उसको अगर पहले से आदेश होता तो शायद वो फटाके नहीं खरीदता, लेकिन उसको तो यही लग रहा था कि मैं कमाऊंगा। लेकिन सरकार के एक आदेश ने उसके आवश्यकता के मार्ग में अवरोध पैदा कर दिया। अब पटाखों से पैसे कमाना तो दूर, पैसा वेस्ट हो गया। तो ये जो चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो चीज है ये बाहरी भग्नाशय। ये कैसी भग्नाशय? बाहरी भग्नाशय। क्यों? क्योंकि यहां सरकार के आदेश ने
भग्नाशय का काम किया, यहां सरकार के आदेश ने भग्नाशय का काम किया। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मान लो सपोज करिए आप, जैसे कोई परीक्षा है आपकी, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लो परीक्षा है, आप सपोज करिए आप बाड़मेर के निवासी हैं और बाड़मेर से परीक्षा देने के लिए आपको जोधपुर जाना है, और बाड़मेर से जोधपुर की दूरी 200 किलोमीटर है, और आपको लगा परीक्षा का जो समय है, वो एग्जाम का जो टाइम निर्धारित है, वो टाइम निर्धारित है 10 बजे। परीक्षा 10 से लेके और 1 बजे के बीच होने वाली है, मान लो, ठीक है। 10 बजे सुबह से दोपहर की 1 बजे तक 3 घंटे का एग्जाम है, सपोज करिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप ये सोचते हैं कि परीक्षा जिस तारीख को है, आप सोचते हैं कि यार एक दिन पहले जाकर क्या करूं, पहले जाऊंगा, होटल का खर्चा लगेगा, और जोधपुर 10 बजे ही तो एग्जाम है, सुबह 4 बजे भी अगर रवाना हो जाऊंगा तो 7:30-8 बजे तक, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी का मतलब सिंपल सी बात है, आप आराम से भी गाड़ी चलाते हो तो 4 घंटे के अंदर आपका रन कंप्लीट हो जाएगा कार के अंदर, ठीक है। और अगर ट्रेन में जाते हो तो सुबह 5 बजे रवाना हो जाओ, बस में जाते हो तो भी 5-6 बजे बसें खूब जाती है। अब मान लो आपने ये विचार किया कि मैं तो कार से जाऊंगा, बाई कार, ताकि परेशान नहीं होऊंगा। आपने विचार किया मैं बस में नहीं जाऊंगा, मैं कार में जाऊंगा, बाई कार, परेशान नहीं होऊंगा, कार में आराम से जाऊंगा, और सुबह 6 बजे रवाना हो जाऊंगा तो भी 9 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा, और 6 की जगह विचार किया 5 बजे। मान लो आपका इरादा यह था कि मैं 5 बजे रवाना होना है मुझे, और पहली चीज आपकी नींद 4 की जगह 4:30 खुली। आपको कार तो आपकी व्यक्तिगत है, आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तो जाना नहीं, कार आपकी व्यक्तिगत है, आपके पिताजी कार चला रहे हैं, आपको साथ में बैठकर जाना है, और या फिर आप 3-4 दोस्तों का ग्रुप है तो दोस्तों में कार ले जा रहे हो, और आपको चलानी आती तो आप खुद भी चला सकते हो। मान लो आपकी नींद 4 की जगह 4:30 खुली और आप रवाना 5 की जगह 5:30 हुए, तो पहले तो आपका मानसिक असंतुलन आपकी नींद के लेट खुलने से ही हो गया। लेकिन दूसरी चीज, 5:30 बजे रवाना हुए, आपके दिमाग में था तो भी 8 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा, एग्जाम 10 बजे। सपोज करिए 7 बजे आप जोधपुर से अभी 50 किलोमीटर दूर लगभग है, और आपकी गाड़ी का टायर फट गया। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन गाड़ी का टायर फट गया। अब गाड़ी का टायर फटा, गाड़ी तो रुक गई, कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन गाड़ी का टायर फट गया, और आपकी गाड़ी का टायर एक ऐसी जगह फटा, एक ऐसे बाईपास रोड पे जहां आने जाने वाले व्हीकल्स कम है, जहां कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। अब आप सोचिए, आप 10 मिनट 15 मिनट कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजर रही है जिससे आप हेल्प मांगे, आपके दिमाग में एक झंझावात चल रहा है, क्योंकि जिस परीक्षा की तैयारी आप साल भर से कर रहे थे, वो परीक्षा ठीक 3 घंटे बाद है। आपने सोचा यह था कि 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, पहुंचकर 2 घंटे लास्ट में जो पन्ने पड़ते हैं ना, उसको पढ़ के थोड़ा रिवीजन कर लूंगा, लेकिन एन वक्त पर किस्मत ने धोखा दे दिया, 7 बजे गाड़ी का टायर फट गया। अब गाड़ी रन हो नहीं सकती, और रास्ता भी ऐसा कि 2-4 गाड़ियां ही उस रास्ते से गुजर रही है, और वो भी 15-20 मिनट के अंतराल पर, जिसमें हर कोई रोके ये जरूरी नहीं है, आपको मदद दे ये जरूरी नहीं है। तो जब तक आपको मदद नहीं मिलती और जब तक आपकी स्थिति सहज नहीं होती, तब तक मुझे एक चीज बताइए, आपका दिमाग परेशान होगा कि नहीं होगा? देखो, टायर फटना भग्नाशय नहीं है, लेकिन इस समय जो आपका मानसिक असंतुलन क्रिएट हुआ है, जो दिमागी असंतुलन क्रिएट हुआ है, इस असंतुलन को हम बाहरी भग्नाशय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता थी जोधपुर पहुंचना, लेकिन रास्ते में टायर फट गया, आपको विलंब हो रहा है, और परीक्षा आपके सामने है। आपने सोचा था कुछ रिवीजन करूंगा, रिवीजन तो दूर की बात है, एग्जाम देने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा मानसिक असंतुलन क्रिएट हो रहा है, उस मानसिक असंतुलन को हम क्या कहेंगे? उस मानसिक असंतुलन को हम भग्नाशय कहेंगे। उस मानसिक असंतुलन को हम क्या कहेंगे? भग्नाशय कहेंगे। मैं बाहरी भग्नाशय के एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे मान लो, जैसे सपोज एक लड़का और एक लड़की
किसी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं एक साथ, एक लड़का और एक लड़की किसी कॉलेज के अंदर एक साथ पढ़ते हैं और 3 साल ग्रेजुएशन में साथ में रहे और उनको पता नहीं चला, लड़का और लड़की दोनों अच्छे परिवारों से है, लेकिन उनको दोनों की कास्ट अलग अलग है और दोनों को यह पता नहीं चला कि कब दोनों को एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन हो गया, अफेक्शन हो गया। और जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ और लड़का और लड़की दोनों मान लो अलग अलग शहरों से आकर और एक कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, एक मेट्रो सिटी में पढ़ रहे हैं और 3 साल कॉलेज के अंदर अच्छी दोस्ती हो गई, कभी सोचा ही नहीं कि हम एक दूसरे के बिना रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जब कॉलेज पूरा हुआ और एक दूसरे से बिछड़ने लगे, इनको लगा कि हमारे बीच में इतना अफेक्शन हो गया कि अब एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल है। लड़के ने हिम्मत करके लड़की को अपने दिल की बात बताई तो लड़की ने कहा ये तो मेरे दिल की भी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि लड़का और लड़की दो ऐसे समुदायों से है जिन समुदायों के अंदर आपसी वैमनस्य है। और जैसे सपोज करिए लड़का ए कास्ट से है और लड़की बी कास्ट से है। मैं कास्ट का नाम यहां पर किसी भी कास्ट का एग्जाम्पल के रूप में नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सपोज करिए लड़का ए कास्ट से है, लड़की बी कास्ट से है और लड़का घर पहुंचा कॉलेज पूरी करके, लड़की भी घर पहुंची कॉलेज पूरी करके, दोनों के बीच में फोन पर बात होने लगी। अब दोनों में से कोई एक तो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को अपनी बात बताएगा। अगर लड़का और लड़की देखो अच्छे परिवारों के लोग हैं, भागना पसंद नहीं है, अवांछित चीजें भी पसंद नहीं है, चाहते कि हम सही तरीके से शादी करके और एक हो। लेकिन लड़के ने सपोज अपने घर वालों को बात बताई, अपने पिता को बात बताई, पिता ने तो बात सुनते ही और जब उसे यह पता चला कि लड़की फलानी कास्ट की है, पिता ने लड़के के गाल पर तमाचा जड़ दिया। और लड़की ने भी हिम्मत करके घर पर बात बताई। अब लड़की के घर वाले भी इस शादी के खिलाफ। अब लड़के वाले लड़के के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लड़की वाले लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। दोनों एक दूसरे से फोन पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कन्वर्सेशन के अंदर दोनों का दिमागी असंतुलन देखो। अब इसमें लड़का और लड़की दोनों अच्छे परिवारों से है, कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई गलत विचार दिमाग में नहीं, लेकिन अफेक्शन हो गया, कुदरती चीज है, उम्र के अंदर अफेक्शन हो जाता है। और अब प्रॉब्लम यह है कि समाज, माता पिता, परिवेश, ये सब इन दोनों की आवश्यकता की पूर्ति मतलब शादी करना, दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति में, दोनों के लक्ष्य की पूर्ति में ये सब किसका काम कर रहे हैं? अवरोध का काम कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के बैरियर जब बाहरी कोई भी बैरियर बनते हैं तो हमारा दिमागी जो असंतुलन है, हमारा जो संवेगात्मक तनाव है, ये संवेगात्मक तनाव कौन सी भग्नाशा को पैदा करेंगे? देखो बाहरी, ये अवरोध बाहरी भग्नाशा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको ध्यान हो, भग्नाशा हमारा मानसिक असंतुलन ही होता है, उसका कारण बाहरी है। मतलब ये जो कारण है ये बाहरी है, ये कारण बाहरी है। इसलिए जो मेंटल इंबैलेंस पैदा हुआ लड़के और लड़की में, जो संवेगात्मक तनाव पैदा हुआ, ये संवेगात्मक तनाव जो है, ये जो दिमागी असंतुलन है, ये क्या है? ये बाहरी भग्नाशा है। अब यहां लड़का और लड़की अगर समझदार है तो धीरे धीरे अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और परिस्थिति के साथ, और फिर भी कन्विंस नहीं हो तो परिस्थिति के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर निर्णय लेंगे। समायोजन के दो ही तरीके, या तो लड़का और लड़की एक दूसरे को भूल जाए तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, और या फिर लड़का और लड़की डिसीजन करके परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ले तो समायोजन हो जाएगा। अब समायोजन के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिमागी असंतुलन से आप पूरी जिंदगी तो नहीं चला सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो बाहरी कारण जब भग्नाशा का कारण बनते हैं तो ये कैसी भग्नाशा है? ये बाहरी भग्नाशा है। और इसी तरीके से आंतरिक भग्नाशा की बात करूं, आंतरिक भग्नाशा का मतलब क्या है? जब भग्नाशा का कारण आप खुद है, मतलब भग्नाशा का कारण आपकी कोई व्यक्तिगत कमी है, आपकी कोई व्यक्तिगत कमी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहां मैं बताना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जानकारी हो, जब मैं आंतरिक भग्नाशा की बात करता हूं तो
एक, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं सुबह से लेकर और शाम तक, जैसे सुबह 5 बजे आप उठकर और पढ़ाई करनी आपने शुरू कर दी, सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 5 बज गए, 12 घंटे, बीच में खाने का समय अगर छोड़ दूं तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई किया और कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद मान लो आपने कोई एक टॉपिक तैयार कर दिया, जैसे आपने 1857 की क्रांति का टॉपिक याद किया और 1857 की क्रांति का टॉपिक पूरा दिन हो गया, आपने बहुत डिटेल के साथ में उसको पढ़ते रहे, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना, 50 पन्ना पढ़ लिया। मान लो शाम को 5-6 बज गए और शाम को 5-6 बजे आपका एक फ्रेंड आया आपके घर और उसने आपको पूछा कि आपने क्या पढ़ा। आपने कहा मैंने तो आज सुबह से अभी तक 1857 की क्रांति पढ़ी। अब दोस्त लोग भी होते ना, टाल के ऐसे सवाल ले आते जो आपको नहीं आए। मान लो उसने आपको 4-5 सवाल पूछे और वो सवाल आपको नहीं आए। अब आपको क्या लगेगा कि यार सुबह से पढ़ रहा हूं और अभी मुझे याद तो कुछ भी नहीं, आधा दिमाग यहां खराब हुआ। अब आपने क्या कहा उस दोस्त को, अरे यार तू ये बाहर के सवाल मत पूछ, जो मैंने पढ़ा है ना ये किताब ले इसमें से पूछ। अब उसने क्या कहा, दोस्त ने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। आपने जो पढ़ा उसमें से उसने सवाल पूछे, 4-5 और सवाल पूछे, आपको उसमें भी एक आध आया, बाकी नहीं आए। अब आप सोचिए आपका दिमाग कितना खराब होगा। आपने इतना सारा पढ़ा लेकिन प्रॉब्लम यह कि आपको याद नहीं रहता है। तो याद नहीं रहता, इसमें दूसरे किसी ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपकी खुद की मेमोरी ही आपकी आवश्यकता के मार्ग में अवरोध है, इसलिए आपको याद नहीं रहता, खुद को याद नहीं रहता। ये आपकी व्यक्तिगत कमी है, आपकी मेमोरी कमजोर है, यह आपकी खुद की व्यक्तिगत कमी है और इसलिए इस प्रकार की जो भग्नाशा पैदा होगी इससे आपका दिमाग खराब हो गई। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह से पढ़ रहा है और उसको याद नहीं है तो उसका दिमाग कितना खराब होगा। और इस कंडीशन में जो आपका दिमाग खराब हो रहा है और आपको जो मानसिक असंतुलन हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा इस मानसिक असंतुलन की स्थिति को हम क्या कहेंगे, इस मानसिक असंतुलन की स्थिति को हम भग्नाशा कहेंगे। इस मानसिक असंतुलन की स्थिति को हम भग्नाशा कहेंगे। जैसे आंतरिक भग्नाशा के कारण पर एक कारण और मैं यहां पर डिस्कस कर लूं। देखो कारण यहां पर लाइन टू लाइन रटने की जरूरत नहीं है, ये कारण तो मैंने एग्जांपल दी है। एक कारण, मान लो आप किसी मॉल में गए, मान लो आप किसी मॉल में गए, आंतरिक भग्नाशा का ही कारण बता रहा हूं। आप किसी मॉल में गए, आपने वहां पर 5,000 रुपए का सामान खरीदा और 5,000 रुपए का सामान खरीदने पर आपको एक कूपन दिया, कहा कि अब आधा घंटा ठहरिए, आज विशेष दिन है, इस मॉल का स्थापना दिवस है, लॉटरी निकलेगी और उस लॉटरी, आप कूपन के नियम पढ़ लो, ठीक है, और इस कूपन से एक लॉटरी निकलेगी और जो विनर होंगे उनको बम्पर प्राइज मिलेंगे। फर्स्ट प्राइज कार है। फर्स्ट प्राइज क्या है? कार। आपने सोचा कि आज 5,000 का माल खरीदा और कार मेरे नाम खुल जाए तो कितना बढ़िया हो। आप आधे घंटे तक आपके दिमाग में धक धक हो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि यार मॉल के अंदर मान लो ज्यादा ज्यादा कितने लोगों ने सामान खरीदा होगा, 5,000 से ऊपर का 100 जनों ने, ठीक है, और 100 में मैं अगर लकी विनर हो गया और आज स्थापना दिवस पर कार मेरी हो गई तो घर पर जाने पर लुगाई तो खुश हो ही जाएगी क्योंकि उसको घूमने के लिए कार आ जाएगी और वो भी दिमाग के अंदर सोचेगी कि अगली बार मायके जाएगी तो कार में बैठ कर जाएगी। अब आप सोचिए, इस प्रकार के ख्याली पुलाव मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप बुन रहे हैं और समय आता है, लॉटरी खुलती है और लॉटरी खुलती है और लॉटरी के अंदर आप फर्स्ट प्राइज जीत गए, कार। आप कार जीत गए। आपने संबंधित जो लॉटरी निकालने वाला उसको कहा कार की चाबी दीजिए। उसने कहा भाई साहब कार की चाबी तो देंगे लेकिन बाहर चलकर आप कार को ड्राइव करिए। आपने कहा क्यों? मैं अपने भाई को बुला रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, भाई को नहीं बुलाइए, कूपन के पीछे के नियम पढ़िए। इस नियम में क्या लिखा है कि फर्स्ट प्राइज कार है, सेकंड प्राइज मोटर बाइक है,
थर्ड प्राइज साइकिल है, लेकिन शर्त यह है कि जिसको भी जो प्राइज मिलेगा उसको वो खुद ड्राइव करके घर तक जाना होगा। अगर उसको आता है तो ही वो प्राइज मिलेगा, नहीं तो वो प्राइज नहीं मिलेगा। अब आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा परेशानियों का, क्यों? क्योंकि आपको कार चलानी नहीं आती है। अब आप सोचिए, फर्स्ट प्राइज कार जीत गए लेकिन कार चलानी नहीं आती, अब कार मिलेगी कैसे? अब आपने घर पे फोन किया, कहा कि कोई सिफारिश हो तो लगाओ, लेकिन उन्होंने, मॉल वालों ने कहा कि हमारा तो नियम क्लियर है, कूपन के पीछे लिखा हुआ है कि आप कार जीतो, बाइक जीतो, साइकिल जीतो, लेकिन चलानी आती है तो ही ले जाओगे। आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो। इससे बढ़िया तो मोटर बाइक जीत जाता, कम से कम मोटर बाइक घर तक चलाकर ले तो जाता। अब जीत गया कार, लेकिन मिला नहीं हाथ में कुछ भी, ठन ठन गोपाल। अब परेशानी ये हुई कि आपको खुद को कार चलानी नहीं आती, ये आपकी खुद की व्यक्तिगत कमी है। इसका मतलब इस व्यक्तिगत कमी के कारण आपका दिमाग जिन झंझावातों का शिकार। देखो 2-4 दिन के बाद आप वो चीज भूल जाओगे, वो अलग बात है, क्योंकि जिंदगी भर तो हम किसी दुख को लेकर चलते नहीं है। लेकिन उस समय जो आपका मानसिक असंतुलन हुआ, ये एक प्रकार की इंटरनल भग्नाशा को जन्म दे रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है बाहरी भग्नाशा भी समझ में आई होगी और आंतरिक भग्नाशा भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आई है कि नहीं आई है? भग्नाशा, बाहरी भग्नाशा और आंतरिक भग्नाशा, दो प्रकार की ये भग्नाशा निश्चित रूप से हमारे को दिमाग के अंदर रखना है। दो प्रकार की ये जो भग्नाशा है, ये भग्नाशा हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए। और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात, भग्नाशा का मतलब अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जब हमारी आवश्यकता के मार्ग में, इच्छा के मार्ग में, लक्ष्य के मार्ग में, आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध आता है, तो उस अवरोध के कारण जो हमारा मानसिक असंतुलन होता है, उस मानसिक असंतुलन को हम क्या कहते हैं? उस मानसिक असंतुलन को हम भग्नाशा कहते हैं। ये भग्नाशा किसी बाहरी कारण से, सरकारी आदेश से, समाज के कारण, परिवेश के कारण, कानून के कारण आए तो बाहरी भग्नाशा है। और अगर ये भग्नाशा हमारी खुद की कोई इंटरनल कमी है, हमारा नेचर, हमारी ज्ञान की कमी, हमारी मेमोरी, हमारी खुद की प्रवृत्तियां, ये अगर दोषी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कैसी भग्नाशा होगी? ये आंतरिक भग्नाशा होगी। ये समझना। एक बात और, भग्नाशा के बाद कुसमायोजन की एक स्टेज और आती है जिसको हम तनाव कहते हैं। तनाव, या जिसको मैं कह रहा हूं टेंशन, तनाव कहिए या फिर क्या कहिए, टेंशन कहिए। आपको जानकारी हो, तनाव या टेंशन, बिल्कुल सिंपल बात, व्यक्ति की वो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशा जो असंतुलन पैदा कर दे, जो उत्तेजना पैदा कर दे और व्यक्ति को परिस्थिति के प्रति ज्यादा क्रियाशील बना दे। अब मुझे एक चीज बताइए, मान लो आपकी परीक्षा 6 महीने बाद है, आप बिल्कुल इजी गोइंग पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा जैसे जैसे पास आएगी टेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इतना कोर्स बाकी है, ये चीज बाकी है, सर ने अभी तक ये नहीं कराया, ये चीज कैसे होगी, मैं कैसे पढ़ूंगा? यानी टेंशन ही टेंशन। परीक्षा जैसे नजदीक आई, टेंशन बढ़ गई। आपको ध्यान हो इस और जब टेंशन बढ़ती है तो सुबह से शाम हमको और कोई काम नहीं सूझता, हम केवल पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी ज्यादा क्रियाशील हो गया, बॉडी ज्यादा एक्टिव हो गया, उस चिंता के कारण। तनाव मतलब एक प्रकार की चिंता है। जब हमारा शरीर भी उत्तेजित हो जाता है, हमारा दिमाग भी परेशान हो जाता है, बॉडी एंड माइंड दोनों। तो ये जब असंतुलन या उत्तेजना पैदा कर दे और व्यक्ति परिस्थिति के प्रति जब ज्यादा क्रियाशील हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तनाव या चिंता जन्म लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा, हमारी इच्छाएं, हमारी उद्देश्य, हमारी आवश्यकताएं, हमारी परीक्षाएं, हमारी मजबूरियां, ये सब तनाव को जन्म देते हैं। तनाव मतलब, देखो तनाव को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तनाव मतलब टेंशन, टेंशन मतलब चिंता, चिंता जो होती है, बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यक्ति की वह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर की, देखो तनाव टेंशन होता है ना, तो बॉडी भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और माइंड भी एक्टिव हो जाता है। वह शारीरिक या
मनोवैज्ञानिक दशा जो उसे परिस्थिति के प्रति ज्यादा क्रियाशील बना ले। जो आपको जानकारी हो, ये ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा है जो ऐसा असंतुलन या उत्तेजना पैदा कर दे कि हम परिस्थिति के प्रति ज्यादा क्रियाशील बन जाते हैं, जो उसमें उत्तेजना या असंतुलन पैदा कर उसे परिस्थिति के प्रति ज्यादा क्रियाशील बना दे। देखो, जब हमारे को टेंशन होती है तो हम ज्यादा काम करना चाहते हैं ताकि वो टेंशन दूर हो जाए। देखो, एक व्यक्ति तो होता है टेंशन होती है तो भी टेंशन नहीं लेता है, तो फिर टेंशन होती नहीं है। और एक आदमी को टेंशन हो रही है लेकिन टेंशन दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो कुसमायोजित रहेगा। और एक आदमी को टेंशन होती है, परीक्षा है, टेंशन है, तो टेंशन दूर कैसे होगी? जब कोर्स पूरा करोगे तभी तो टेंशन दूर होगी। सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल टेंशन दूर हो जाएगी। आप बेरोजगार हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टेंशन लेकर बैठे हो, तो टेंशन का क्या करें? आप टेंशन है, सब टेंशन है कि भाई गरीब हूं, परीक्षा की तैयारी करूं, नौकरी लगे, तो पढ़ोगे तभी तो वो टेंशन धीरे धीरे दूर होगी। तो कहने का मतलब, व्यक्ति की वह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशा जो उसमें उत्तेजना या संतुलन पैदा कर उसे परिस्थिति के प्रति ज्यादा क्रियाशील बना दे, उसे तनाव कहते हैं। तनाव, चिंता, टेंशन, उसे तनाव कहते हैं। देखो, तनाव लेना अच्छा भी होता है। अगर आप तनाव नहीं लेते हो तो काम भी नहीं कर सकते समय पे। समयबद्ध कार्य के लिए तनाव लेना भी चाहिए, लेकिन तनाव इतना भी नहीं लेना चाहिए कि आपके शरीर की हालत खराब हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। यह चीज ध्यान देना। तो कहने का मतलब, इस प्रकार की स्थिति को हम तनाव कहते हैं, तनाव कह सकते हैं। इसको हम एक प्रकार से चिंता भी कह सकते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जानकारी हो, हमारे उद्देश्य तनाव पैदा करते हैं। हमारे उद्देश्य, लक्ष्य, आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। जो आदमी ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो टेंशन लेके बैठ जाता है। ये सब किसको जन्म देते हैं? ये सब तनाव को जन्म देते हैं। तनाव को जन्म देते हैं। तनाव मतलब टेंशन। कोई भी काम आपको करना है, आप जब तक वो काम पूरा नहीं करते तब तक आपको उसकी क्या रहती है? टेंशन। टेंशन लेने वाले को टेंशन रहती है और जो टेंशन नहीं लेता है उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन होती नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि टेंशन उसी को होगी जो टेंशन लेगा, और जो टेंशन नहीं लेगा उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, टेंशन लेने वाले को टेंशन होती है। तनाव, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो आपकी परीक्षा है और परीक्षा नजदीक है। अब परीक्षा नजदीक है तो आप के दिमाग के अंदर जो चिंता पैदा हुई कि भाई परीक्षा नजदीक है और परीक्षा नजदीक है, कैसे पढ़ूंगा, कोर्स कैसे होगा, तो ये दिमाग में जो चिंता है इसने आपके अंदर क्या पैदा कर दिया? तनाव पैदा कर दिया। परीक्षा नजदीक है, आपका तनाव आ गया कि भाई कैसे होगा ये कोर्स, इतना पढ़ना पड़ा, 10 यूनिट पढ़नी पड़ी है, कैसे होगी, 1 महीना रहा है, 10 यूनिट कैसे करूंगा, दिन के 10 घंटे पढ़ू, 12 घंटे पढ़ू, रात को 2 घंटे ही सोऊं, 4 घंटे ही सोऊं। दिमाग ज्यादा सोचना लगता है इधर उधर, और ये जो दिमागी चिंताएं होती है ना, इसको हम तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। इसमें हमारी बॉडी पर भी असर पड़ता है। जो ज्यादा तनाव लेता है लेकिन तनाव को दूर करने का प्रयास नहीं करता है, देखो परीक्षा नजदीक, के तनाव दूर कैसे होगा? जब आप कोर्स करोगे तभी तो तनाव दूर होगा। आप पढ़ोगे सुबह से शाम, 10 में से 1 यूनिट निपटी, थोड़ा तनाव कम हुआ, 2 यूनिट निपटी, थोड़ा तनाव कम हुआ। जैसे जैसे कोर्स पूरा होगा, तनाव लास्ट में मान लो 3 यूनिट रह गई, दिन 1 भी रहा, तो तीनों यूनिट को फटाफट सुबह से शाम पढ़ लिया और परीक्षा में गए, पेपर अच्छा हो गया, तनाव दूर हो गया। तो तनाव तो काम करने से दूर होगा, बैठे रहने से तनाव थोड़ी दूर होगा। मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, तनाव लेकर बैठा हूं, मैं कर कुछ भी नहीं रहा हूं, पढ़ भी नहीं रहा हूं, काम भी नहीं कर रहा हूं, तो तनाव ही रहेगा। तो तनाव दूर करने के लिए तनाव से निपटना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक तो भग्नाशय को समझने का प्रयास किया और दूसरा हमने तनाव यानी कि टेंशन को समझने का
प्रयास किया। मैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कुसमायोजन की एक और अवस्था के साथ में आपसे फिर बात करने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।